सबसे पहले तो मेरे पास फ़ोन आता है एक लेडीज़ का कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ और आपका मोबाइल 2 घंटे में बंद हो जाएगा। मैंने कहा मेरा मोबाइल 2 घंटे में कैसे बंद हो जाएगा? तो सीबीआई सर ने बात की, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा केस है और ये अभी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, ना ही मीडिया में ना ही कहीं पर इस केस को हमने डिस्क्लोज़ किया है। तो ये वाला केस जो है इसमें आपको 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाए। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਊਰੋ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਲੋਂ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਨਾਥ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? सबसे पहले तो मेरे पास फ़ोन आता है एक लेडीज़ का कि मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ और आपका मोबाइल 2 घंटे में बंद हो जाएगा। मैंने कहा मेरा मोबाइल 2 घंटे में कैसे बंद हो जाएगा? उन्होंने कहा कि आपके जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड पर एक 30 अगस्त को सिम इशू किया गया, उस सिम से फ्रॉड हुए जिस पर कि 7 कंप्लेंट और एक FIR दर्ज है। तो आपके आधार पर जितने मोबाइल नंबर हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। अब मैंने कहा ये बंद कर दिए जाएंगे, तो मैंने कहा ये FIR और ये कैसे हो गई भाई? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो यहाँ पर हूँ, मुंबई में दर्ज हो गई है। उनका नहीं, अब इसके लिए आपको कुछ है तो आप फिर मुंबई पुलिस से ही बात करो। मैंने कहा कि मुंबई पुलिस में मैं किसे जानता हूँ? मैं तो यहाँ रहता हूँ, वहाँ पर मैं किसी जानता भी नहीं हूँ, ना ही मुंबई पुलिस का कोई नंबर है ना कुछ है। उनका ठीक है, मैं मुंबई पुलिस से बात करा देती हूँ। उन्होंने बात कराई, फिर मेरी बात हुई, उन्होंने बात की तो उन्होंने फिर यही बोला कि आपके ऊपर तो केस दर्ज है। फिर आगे उन्होंने कहीं और बात करके फिर दोबारा से ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ यूनिफॉर्म पाई सी या नहीं ਉਹਨੇ? यूनिफॉर्म तो थोड़ी देर बाद फिर जब वीडियो कॉल पे आए थे तब वो यूनिफॉर्म में आए थे एक बंदे। लेकिन पहले जो मेरी बात हुई तो उसमें फिर यही उन्होंने कहा कि भाई कि आपके ऊपर तो केस दर्ज है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और आपने कनारा बैंक में जो आपका अकाउंट खुला हुआ उस अकाउंट से आपने 6 करोड़ 80 लाख की ट्रांजैक्शन की है, जिसका आपने 68 लाख रुपए कमीशन लिया है। तो मैंने कहा कि भाई कि मैंने तो कोई अकाउंट खोला ही नहीं है। तो वो पुलिस वालों ने, उन्होंने पुलिस ऑफिसर जो भी थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो है, ठीक है हम आपकी CBI सर से बात करा देते हैं। मैंने कहा ठीक है कराओ। फिर CBI सर से बात हुई तो CBI सर ने बात की, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा केस है और ये अभी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, ना ही मीडिया में ना ही कहीं पर इस केस को हमने डिस्क्लोज किया है। तो ये वाला केस जो है इसमें आपको 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੀਸਰਾ CBI ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। हाँ, तीनों अलग, लेकिन जो CBI ऑफिस थे, CBI ऑफिसर से जो उन्होंने बात कराई तो वो उन्हीं के ऑफिस में उन्होंने बताया कि ठीक है CBI ऑफिसर का वहाँ कमरा है, हम उनसे बात करा देते हैं। इस तरह करके CBI ऑफिसर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई कि ये बहुत बड़ा केस है और इसमें CBI, RBI और क्या कहते सुप्रीम कोर्ट तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं, तीनों इसकी जांच कर रहे हैं और आपके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और आपकी जो भी प्रॉपर्टी वो सब सीज कर दी जाएगी। आप 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाओ। मैंने कहा 2 घंटे में मुंबई कहाँ पहुंचूंगा, मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ? फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि देखो हम अब अगर आप कोई गिरफ्तारी नहीं करवाना चाहते तो आपको फिर हम दूसरा ऑप्शन देते हैं कि आपको घर पर रहना होगा और आपको हम वीडियो कॉल पे रखेंगे, पूरे टाइम हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे और आपको सर्विलांस पे रखेंगे और आपको हर 15-20 मिनट की खबर हमको देनी होगी और आप हमारे बिना पूछे कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बोली कि केस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो आप इसकी जानकारी अपने पत्नी बच्चों को किसी को नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस केस के तहत 2-2 साल की सज़ा का प्रावधान है, वो कि इनको भी हो जाएगी। इस कारण से मैं इतना ज़्यादा डर गया, इतना वो हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल सही में है इसमें, और मेरे ऊपर जो केस ये लोग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये जो मैं इस बात से था कि ठीक है RBI अगर इसमें इन्वॉल्व है और वो कर रही है तो मैंने कहा मैंने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं वो है। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे तो फिर हम आपको घर पर ही वीडियो कॉल पे रखेंगे, सर्विलांस पे, और आप अपनी खबर देंगे। मैंने कहा ठीक है हम आपको कोऑपरेट करेंगे।
फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप एक काम करना कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, आप वो हमें बताओ, उसकी हम आरबीआई से जांच कराएंगे, और उसकी जो हम जांच कराएंगे, अगर उसमें आरबीआई की तरफ से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित कोई भी क्लू मिलता है या कोई ट्रांजैक्शन मिलता है तो आपको सजा होगी, नहीं तो हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे, छोड़ देंगे, और आपका जो भी पैसा वो रिटर्न हो जाएगा। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ? नहीं, किसी से भी मैंने बात नहीं की। मैं खुद इतना डर गया था कि फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने किसी से बात नहीं की। फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि क्या क्या एसेट है आपके पास, तो मेरे पास ज़्यादातर पैसा नगद ही था, मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास पहले 2 फ्लैट भी थे, पानीपत में थे, तो मैं वो पहले बेच चुका था। वो सारा पैसा मैंने एफडी में कर दिया था, और कुछ पैसा मैंने अपने शेयर मार्केट में लगाए हुए थे। तो फिर धीरे धीरे करके वो सारा पैसा वो जैसे बोलते गए कि आरबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप पैसा निकाल के इस खाते में जमा करो। मैं जो खाते वो बताते गए, उन खाते नंबर पर मैं उनको बैंक जा के आरटीजीएस करता रहा। जब बैंक जाता था तब भी मोबाइल मेरा ऑन रहता था, उनकी वीडियो कॉल पे रहता था, और वो ये भी बोलते थे किसी और से आपको बात नहीं करनी है, बस किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना है, बहुत कॉन्फिडेंशियल केस है। इस तरह मैंने उनको 48 लाख रुपए 60 ट्रांजैक्शन की थी, जिसमें 48 लाख रुपए दे दिया। फिर मेरी बात फिर एक दिन बाद हुई, फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके जो पैसे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, और मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित कुछ भी नहीं है उसमें, तो अब आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो अब आपको ये करना होगा कि आरबीआई ने जो एक तो पहले तो आपकी जो एफआईआर दर्ज है वो रद्द करनी है, तो उसके लिए आप 2 लाख रुपए जमा करो। 48 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ? मांगे उन्होंने, तो फिर मैंने उनको 88,000 रुपये दिए एफआईआर रद्द करने के लिए। फिर 2 दिन बाद बात हुई मेरी, फिर उन्होंने कहा कि अब आरबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसकी फ़ीस है वो आप 1.5 लाख रुपए जमा करो। फिर मैंने 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए। फिर 2 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनसे पूछा कि भाई कि अब क्या हुआ, अब तो मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, मेरा पैसा रिफ़ंड कर दो आप और एनओसी दे दो। फिर 24 तारीख को शाम को करीब 4 बजे के आसपास ये मेरी बात हुई थी उनसे। फिर उन्होंने कहा कि आपको जो एनओसी आरबीआई जारी करेगा उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने होंगे, फीस उनकी है। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, यह तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर मैंने अपने घर वालों को बता दिया। फिर मैं सीधे थाने गया, मलोया थाने। वहाँ से उन्होंने बोला कि नहीं आप साइबर सेल में जाओ। फिर मैं साइबर सेल में आया। साइबर सेल में आके मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ? 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? 2 अक्टूबर से लेकर करीब 24 अक्टूबर तक था, 22-23 दिन का प्रोसेस। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ 10 ਲੱਖ ਕਰਾਤਾ, ਕਿਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰਾਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? हाँ जी। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ? अब रिपोर्ट लिखा दी, अब कार्रवाई चल रही है उस पर। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? अभी रिसेंटली अभी तो मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और 3 साल पहले 2020 तक मैं दैनिक भास्कर में ही काम करता था, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर था मैं। और 1994 से मैं दैनिक भास्कर में काम कर रहा हूँ, भोपाल से। पहले भोपाल था, फिर अजमेर गया, अजमेर से फिर मैं पानीपत रहा 17 साल, पानीपत से फिर ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, एफआईआर दर्ज करती ਉਹਦੇ खिलाफ? हाँ, एफआईआर उन्होंने दर्ज की है, लेकिन अभी एफआईआर की कॉपी बनी ही नहीं है उनकी। बाकी उनकी सारी डिटेल ले रहे हैं बैंकों से, एफआईआर तैयार हो जाएगी उनके 1-2 दिन में। बाकी कार्रवाई इनकी जारी है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।